नमस्कार साथियों, करियर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोट्स की जानकारी दी थी और मैंने आपसे बोला था कि मैं जल्द ही आप सबको मिलने वाला हूं हमारे अगली डेमो वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास, और आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे हमारी हिंदी भाषा में। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश जो वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें आपका एक सब्जेक्ट इंक्लूड है जिसको हमने बोला है हिंदी। और ये जो हिंदी हमारी रहने वाली है, हिंदी के साथ इसमें हिंदी भाषा एवं इसका शिक्षण शास्त्र जो है इसमें इंक्लूड रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पेडागॉजी। क्या बोलते हैं हम इसको? पेडागॉजी। तो ये दो टॉपिक हमारे इसमें रिलेटेड हैं। एक तो हिंदी भाषा है, एक हमारी हिंदी लैंग्वेज है, एक है उसकी पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र, बच्चों को पढ़ाने का किस तरीके का उपाय है। तो 15 नंबर की पेडागॉजी, 15 नंबर का हिंदी का जो है सेक्शन बना हुआ है। टोटल जो है 30 नंबर की टोटल हिंदी दरअसल हमारी उसमें आनी है, जिसमें से 15 नंबर का हमसे ये हिंदी पूछा जाएगा और 15 अंक का हमारा ये पेडागॉजिकल इशू रहने वाला है। तो दोनों पर हमें लगभग समान जो है वेटेज रहने वाला है क्वेश्चनों का। तो हम आज की जो क्लास की शुरुआत करेंगे वो हिंदी लैंग्वेज से करेंगे, और हिंदी लैंग्वेज में आज की क्लास से मैं शुरुआत करने वाला हूँ आपको कि आखिर मैं इस क्लास को कहाँ तक पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्लास केवल वर्ग 3 के मद्देनजर को रखते हुए बनाई गई मैं शूट कर रहा हूँ। तो केवल इसमें वर्ग 3 की ही बातें होंगी जो वर्ग 3 में पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा को सबसे पहले 3 से 4 पार्टों में बांट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा का विकास, फिर हिंदी की कुछ भाषाएं, फिर उसके बाद आता है हमारा हिंदी की कुछ बोलियां, मतलब कि उसके अंदर की कुछ बोलियां आती हैं, फिर आती है हमारी अपभ्रंश एवं भारतीय भाषाएं। क्लियर हुई बात है? अपभ्रंश एवं भारतीय भाषाएं आप उनको बोल दो हिंदी भाषा का विकास, या आप हिंदी भाषा के विकास के साथ इस अपभ्रंश को जोड़ सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिंदी भाषा का जो है हमारा विकास कुछ इस तरीके से हुआ। ये मैंने एक डायग्राम आपको बना दिया है। अब व्हाट अ भाषा, पहले तो भाषा पे चर्चा कर लेते हैं हल्की सी। भाषा क्या होती है? तो भाषा दरअसल क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। व्यक्त करने का माध्यम का मतलब ये होता है कि मान के चलो मैंने आपसे कुछ बोला, मैंने आपसे कहा कि मुझे प्यास लगी है, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मैंने आपसे कहा कि मुझे भूख लगी है। तो मैं या तो संकेत करके आपसे व्यक्त कर सकता हूँ, या आपको लिख के मैं आपसे व्यक्त करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे खाना खाना है, तो आपको समझ में आ चुका है कि मैं खाना खाने की बात कर रहा हूँ। ये व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक उसी प्रकार से भाषा की जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि एक तो इसको व्यक्त करने का माध्यम है, और इसको व्यक्त करने के लिए वर्णों का यूज़ किया जाता है। वर्णों का मतलब होता है जो शब्द हम लिखते हैं उन वर्णों के माध्यम से भाषा को लिखने का तरीका बताया। तो मनुष्यों के विचारों को व्यक्त करने का जो तरीका है वह भाषा है। भाषा को लिखने का जो तरीका है उसे वर्णों के माध्यम से लिखा जाता है। वर्णों के संयोग से हमारे शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के निर्माण से हमारे शब्दों का बहुत सारा जब मिल जाएगा, तो जब शब्द मिल जाएंगे तो एक पद का निर्माण कर लेंगे, और बहुत सारे पदबंध बना लेंगे, और बहुत सारे पद मिलकर हमारे एक वाक्य का निर्माण कर देंगे। और वाक्य आगे जब आएगा तो हमारा एक पैराग्राफ का रूप धारण कर लेगा, और बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर एक पेज का निर्माण कर लेंगे, और एक पेज दरअसल आगे जाएगा तो एक पुस्तक, या हम कह सकते हैं कि जो कंटेंट आप पढ़ते हैं वो हो जाएगा। तो मैं आपको कहाँ से कहाँ लेकर आया हूँ, आप एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। मैं आपको लेकर आया हूँ लैंग्वेज से, फिर मैंने बताया लैंग्वेज का आधार वर्ण से मैंने बताया वर्ण के संयोग से शब्द की निष्पत्ति, फिर शब्दों से पद से मैं वाक्य से उपवाक्य, फिर आ गया हमारा सीधा कहाँ पर आ गए हम, यहाँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। मैं ये विकास आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, मैं सीधा आज आपको पढ़ाऊंगा क्या, वर्णमाला। तो हम शुरुआत करते हैं आप सीधा। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास जो हुआ है वो हुआ है हमारा संस्कृत से। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। अब संस्कृत से जब हिंदी निकली तो संस्कृत अपभ्रंश हुई तो पाली बनी, पाली अपभ्रंश हुई तो प्राकृत बनी, और प्राकृत जब आगे आएगी तो अपभ्रंश हो जाएगी, और अपभ्रंश के बाद ये अवहट्ट में आएगी, और फिर ये खड़ी बोली में प्रतीत होगी, और फिर आगे आ जाएगी हमारी साधारण हिंदी जो हम अभी पढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हिंदी आ चुकी है, यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली के माध्यम से हो चुका है। अब यहाँ से चालू होगी हमारी वर्णमाला, जिसको हम बोलेंगे
अल्फ़ाबेट। अब यहाँ से हमारे चालू होंगे अल्फ़ाबेट, जिसको अब आपको पता है कि हिंदी भाषा में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो आ से स्टार्ट होंगे और ज्ञा और कुछ जो संयुक्त अक्षर हैं वहाँ पर ख़त्म होंगे। दरअसल बात ये आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इस बात को डिनोट हम कर सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई का मतलब ये होता है कि सबसे छोटा जो पार्ट अगर किसी भाषा का है तो वह हमारा वर्ण है, क्योंकि हम इसका खंडन नहीं कर सकते, मतलब इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, ये स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि ये स्वतंत्र बोला जाता है कि जैसे मैंने बोला अ, उ, ई, ऐ, तो ये स्वतंत्र वर्ण है, इनको खंडन नहीं किया जा सकता। फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ वर्ण आपस में मिलकर संयुक्त वर्ण बनाते हैं और फिर वो अन्य व्यंजनों को बना देते हैं, कि जैसे मैंने का बोला, का और आ, दो वर्ण मिलके का और आ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर्णमाला की परिभाषा निकल के आ गई। मैंने आपको बता दिया बेटा वर्णमाला की जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं या उसको अल्फ़ाबेट कहा जाएगा। हिंदी भाषा में एक उच्चारण की दृष्टि से, एक लेखन की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी भाषा में 45 वर्ण माने जाते हैं और लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण माने जाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन मिलाकर उच्चारण में आ जाएंगे। अभी मैं बाय प्रूफ आपको बता रहा हूं कि मैंने 10 स्वर क्यों लिए हैं। इसमें एक छूट रहा है अम और एक छूट रहा है आहा, इनको मैंने काउंट नहीं किया है क्योंकि ये स्वरों की परंपरागत जो स्वर हैं उनकी श्रेणी में ये नहीं आते हैं। लेखन की दृष्टि से स्वर की संख्या 13, व्यंजन की संख्या 35 एवं 4 संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण शामिल हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो रही है आपको। ये मैंने आपको डिवाइडेशन कर दिया वर्णों का। वर्णों के ये प्रकार हो जाएंगे कि वर्णों का ये प्रकार आपको मैंने बता दिया है। वर्णों के 2 प्रकार हैं, एक तो उच्चारण की दृष्टि से, एक लेखन की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी भाषा में 45 वर्ण हैं, जिसमें से 10 स्वर आते हैं, 35 व्यंजन आते हैं। यहां पर मैंने अम और आहा को काउंट नहीं किया है क्योंकि अम और आहा अयोग्यवाह वर्ण है। व्यंजन वर्ण 35 व्यंजन माने गए हैं, 4 जो संयुक्त वर्ण हैं वो आगे मैं आपको बता रहा हूं, और ये परंपरागत तरीके से 13 बताए गए हैं। परंपरागत का मतलब होता है जो परंपरा से चले आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न अभी की जो हिंदी आएगी उसमें 10 ही स्वर बनेंगे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने स्वर हैं, तो आप 10 ही बताइएगा। यदि आपसे ये क्वेश्चन आता है कि परंपरागत दृष्टि से कितने हैं, तो 13 हो जाएंगे। आपको बताना है उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्ण हैं, तो 45। ये आपको सभी पुस्तकों में मिलेगा, जितनी भी हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं। लेखन की दृष्टि से 52 वर्ण मिलेंगे। अब चलते हैं हम आगे और शुरुआत करते हैं स्वरों से। स्वर मतलब कि वॉवेल्स, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः स्वरों की संख्या जो है वो यहाँ से चालू होती है। सबसे पहले आएगा हमारा आ, ई, ऊ। ये ऋषि का थोड़ा सा छोड़ रहा हूं मैं अभी, लेकिन लिखूंगा भी। ऐ, ओ, आओ, एंड, अम, और लास्ट में जाएगा आहा। इनको हम स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे, अभी मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर हुई बात। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से, मुख से आवाज गति से निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर की एक कंडीशन ये है कि ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है, ये एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। और जिस ध्वनि को लिखा जाता है, जिस ध्वनि को अक्षर के माध्यम से लिखा जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं, जो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। उम्मीद करता हूं आप सबको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। स्वर की परिभाषा पूछी जाती है कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, आवाज गति से बोले जाते हैं, जिनको बोलने पर मुख से
मुख विवर से जो ध्वनि निकलती है वो स्वतंत्र निकलती है। स्वर किसी दूसरे व्यंजन की सहायता नहीं लेते हैं, स्वर अपने